Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर 4 इंग्लिश. ठीक है, so let's begin with the first question which was being appeared in your question paper of 2018 means general English. तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको करेक्टली जो सेंटेंसेस है बिलो सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना है, उनमें से एरर फाइंड आउट करना है और फिर जो सेंटेंस है उसको रीराइट करना है. तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है. व्हाट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग इंस्टिंक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है. जब कोई भी पर्टिकुलर बीइंग होता है वेदर दैट इज द एनिमल बीइंग और द ह्यूमन बीइंग, तो अगर कोई भी बीइंग इज ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरिंग, ठीक है, जब कोई भी प्रजाति खत्म होने की कगार पे होती है तो वहाँ पे हम एक्सटिंक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. एंडेंजर्ड बोल सकते हैं हम उसको. ठीक है, सो अब ये क्या है ये सेंटेंस, व्हाट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग इंस्टिंक्ट. एग्जैक्टली अगर आप इस सेंटेंस को करेक्टली देखोगे सो यहाँ पे व्हाट जो है वो गलत तरीके से यूज़ किया गया है, क्योंकि सेंटेंस इस तरीके से होगा कि कौन सी ऐसी प्रजाति है हु इज गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट, हु इज गोइंग टू डिसअपियर. तो यहाँ पे व्हाट के प्लेस पे आपको क्या मेंशन करना है, दैट इज हु. अगर आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है. सो व्हाट इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग इंस्टिंक्ट इज रॉन्ग. हु इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग इंस्टिंक्ट, कौन है, हम क्या है नहीं बोलते हैं कि क्या है जो अभी डिसअपियर होने की कगार पे है, नहीं, हम बोलते हैं कौन है जो डिसअपियर होने की कगार पे है. सो इंस्टेड ऑफ व्हाट वी यूज द वर्ड हु. ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. आपको अच्छे से किसी भी सेंटेंस को रीड करने की जरूरत होती है. नेक्स्ट इज ही वॉज पेन्ड टू रियलाइज दैट ही हैड अ लिटिल लेजर लेफ्ट. ठीक है, he was pained to realize that he had a little leisure left. तो अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, फर्स्ट द सेंटेंस इज इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट में यूज हो रहा है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पास्ट जो कंटिन्यूअस का जो यहाँ पर है वर्ब वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट द राइटर यूज्ड द past participle form of the verb and then he says that the person realized that he had a little leisure left. तो आपको यहाँ पे exactly realize करना है कि कहाँ पर mistake की है राइटर ने while writing this particular sentence. अगर आपको पता है what is the right form of this sentence तो give your answer into the comment box. I'll make you sure कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है. So you should only give the answer here. यहाँ पे मैं बता देती हूँ. He was pained to realize that he had a little leisure left. यहाँ पे past form का यूज़ किया गया along with the past continuous और verb was के साथ यहाँ पे यूज़ किया गया है the past participle form. Then the speaker says that the person realized that he had a little leisure left. तो क्या इसका सही फॉर्म हो सकता है, कहाँ पे यहाँ गलती है, आपको खुद को बताना है. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. His news channel aspires to have 1 million viewers until the weekend. अब यहाँ पे एक गलती मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट गलती आपको खुद को बताना है whether there is another mistake or not. तो यहाँ पे है his news channel aspires to have 1 million viewers until the weekend. तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे व्यूअर्स हम गेट नहीं करते हैं, हम व्यूज़ चाहते हैं. हम किसी भी न्यूज़ चैनल पे हम चाहते हैं कि हमारे मिलियंस में व्यूज़ हो, ना कि व्यूअर्स हो. ठीक है, सो हिज न्यूज़ चैनल एस्पायर्स टू हैव 1 million व्यूज़. राइट, यहाँ पे मैं आपको कॉमन मिस्टेक बता देती हूँ. अनदर मिस्टेक इज ऑल्सो देयर. अगर है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बाय योर ओन सेल्फ. इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रहेगी. आप अगर जवाब देते रहोगे तो एक कंटिन्यूटी बनती रहेगी, एक कम्युनिकेशन प्रॉपर चलता रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ सही है, ये गलत है. तो अपना कॉन्वर्सेशन कैन बी बिगिन इन थ्रू कमेंट्स टू. ठीक है, कमेंट्स के थ्रू भी हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं.
ऑलराइट, अगर सर हर चीज़ का आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया तो यू पीपल विल गेट डिस्कनेक्टेड विद द कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो आप इफ़ यू वांट दैट कॉन्वर्सेशन टू स्टैब्लिश बिटवीन अस, तो आपको जवाब देना है इनटू द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वन इज, कुछ क्वेश्चन क्या आपको देना है, कुछ मैं बताऊंगी डेफिनेटली। He is taking tea every morning. He is taking tea every morning. यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक आपको देखते ही पता लग जाएगा कि जब भी हम एवरीडे रूटीन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी हाँ, जब भी हम किसी एवरीडे रूटीन की कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई ऑल राउंड टास्क है कि हाँ हमेशा एक जैसी रेपिटेटिव एक्टिविटी हम करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। तो यहाँ पे सिंपल सा जो सेंटेंस बनेगा दैट इज ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। जी हाँ, इज टेकिंग की जगह आपको क्या करना है, टेक्स यूज करना है, राइट। सो ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ इज टेकिंग। वो आपको जब टेंस में पढ़ाऊंगी तो आपको इजीली वो चीज कैप्चर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। My aunt walked in the garden when I met her. अब यहाँ पे अगेन रेपिटेटिव मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है पास्ट इंडेफिनाइट एंड अगेन दिस राइटर यूज्ड हियर द पास्ट इंडेफिनाइट। तो साइमल्टेनियसली आप पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज नहीं कर सकते इन अ सेंटेंस। तो आपको इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में किस तरीके से लाना है, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, कि मेरी आंट वॉक कर रही थी इनटू द गार्डन व्हाइल आई मेट हर, व्हेन आई मेट हर। हम इस तरीके से सेंटेंस को बोलते हैं इन हिंदी भी कि जब वो ये काम कर रही थी, आई वेंट देयर, तब मैं वहाँ गई, या आई मेट हर। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई आंट वॉज वॉकिंग, क्या लिखोगे, वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, ठीक है। तो ये करेक्ट फॉर्म हो गया। Next is, let me show you, sorry, okay, so the next sentence is, let me show you how to do it, can I। तो आपको यहाँ पे easy mistake यहाँ पे ये है that यहाँ पे थोड़ा words इधर उधर हैं, उनको अपने को actually तरीके से settle down करने हैं। So let me show it to you, let me show it to you how to do and then can I। तो आपको क्या करना है, let me show it to you, यहाँ पे कॉमा लगाना है, then how to do, फिर से कॉमा, can I। तो ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, let me show it to you, कॉमा, how to do, कॉमा, can I। तो ये करेक्ट आपका रीस्टैब्लिश करना है, आपको इस सेंटेंस को रीसेटल करना है। नेक्स्ट इज व्हाट दे स्टील, व्हाट दे स्टील। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी बी फॉर्म यूज नहीं करी गई है, किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करी है। तो आपको क्या करना है, व्हाट डू दे स्टील, ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, व्हाट डू दे स्टील। क्योंकि अलॉन्ग एक वर्ब अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो किसी भी तरीके का, ठीक है, जो WH फॉर्म से शुरू हो रहा है, विद और विदाउट WH फॉर्म, तो डेफिनेटली वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कैन नॉट मेंशन द करेक्ट सेंटेंस। सो व्हाट दे स्टील, व्हाट डू दे स्टील। नेक्स्ट इज, डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे सिंपल मिस्टेक है, अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो डिड इज पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट में जब भी आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज करते हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंस्टेड ऑफ पास्ट पार्टिसिपल और दी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड दिस पिक्चर पेंट बाय राजा रवि वर्मा। सो पेंटेड की जगह पे आपको क्या यूज करना है, पेंट। नेक्स्ट इज, ही आस्क्ड दैट व्हाई हैव यू कैंसल्ड द मीटिंग। अब ये इंटरोगेटिव, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, सॉरी डायरेक्ट सेंटेंस है, राइट। तो इस डायरेक्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो कॉमन मिस्टेक है द वर्ड दैट, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट सेंटेंस में दैट वर्ड का यूज नहीं होता। जब हम इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं दैट टाइम एज अ कंजक्शन वी यूज द वर्ड दैट, ठीक है। सो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो भी दैट का यूज हो रहा है दैट इज रॉन्ग। तो आप यहाँ पे सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो, ही सेड या ही आस्क्ड व्हाई हैव यू कैंसल द मीटिंग। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी, सिर्फ आपको दैट को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज ही सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन टुमारो। तो ये भी इनडायरेक्ट सेंटेंस है जो डायरेक्ट से कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो यहाँ पे सिंपल मिस्टेक है, कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो टुमारो वर्ड का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे यूज होगा द नेक्स्ट डे। ठीक है, सो ही सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन द नेक्स्ट डे, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो ये नरेशंस में से है, जब आप नरेशन स्टडी करोगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वो सारा मैं आपको सिलेबस को डिटेल स्टडी जब हम करेंगे वो सारा मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। आपको सिनोनिम्स यहाँ पे बताने हैं, तो लेट्स बिगिन विद द सिनोनिम्स। तो द फर्स्ट इज परसीव। परसीव का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, जानना, पहचानना। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो सकता है यहाँ पे? अंडरस्टैंड या एमिएबल। अंडरस्टैंड और एमिएबल। तो डेफिनेटली परसीव का मतलब ही जब ये होता है किसी चीज को समझना, जानना, पहचानना, राइट। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट इज इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब होता है जब कोई भी चीज बहुत सही होती है, एग्जैक्ट होती है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम सीधा सा हो जाएगा परफेक्ट। मैच्योर नहीं हो सकता, परफेक्ट इज द राइट सिनोनिम फॉर द वर्ड इम्पिकेबल, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज जब एग्जैक्ट होती है, बिल्कुल सही होती है। तो दीज आर द सिनोनिम्स। अब आपको बताने हैं एंटोनिम्स। तो अर्बेन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? अर्बेन डेफिनेटली द एरिया विच इज ऑल सिविलाइज्ड एरिया हम बोल सकते हैं, जहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रूरल एरिया, जहाँ पे बिल्कुल बैकड्रॉप पीपल हु लिव देयर, जहाँ पे किसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजीज नहीं होती, फैसिलिटीज़ बहुत रेयर फैसिलिटीज़ होती हैं, राइट। सो इम्पोलाइट इसका नहीं हो सकता ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट होगा रूरल। नेक्स्ट इज रेयर। रेयर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ओकेजनली होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट कॉमन, जो कि हमेशा होती है, यूजुअल हो जाती है जो चीज़। ओपेक का मतलब होता है द थिंग विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? री राइट चूजिंग द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्रेशन का यूज करना है आपको। सेंटेंस रीड करना है सबसे पहले। तो शी लुक्ड सो कर्टियस एंड काइंड दैट आई वॉज कंप्लीटली, ठीक है, वो बहुत ही कर्टियस दिख रही थी, बहुत काइंड दिख रही थी, दैट्स व्हाई आई वाज कंप्लीटली टेकन ओवर या फिर टेकन ओवर, इन दोनों में से क्या यूज होगा? तो अगर आपको पता है कि टेकन का मतलब क्या होता है, वाइल वी इजीली गिव अप आवर सेल्फ, जब हम आप इजीली अपने सेल्फ को गिव अप कर देते हैं और किसी की बातों में आ जाते हैं, इन्फैचुएट हो जाते हैं, तब हम यूज करते हैं द टर्म और द फॉर्म टेकन इन। तो यहाँ पे क्या होगा? शी लुक्ड सो कर्टियस एंड काइंड दैट आई वाज कंप्लीटली टेकन इन इंस्टेड ऑफ टेकन ओवर। टेकन ओवर नहीं होगा, टेकन ओवर का मतलब होता है किसी पे हावी होना, बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? टेकन इन। नेक्स्ट इज वी आर स्टिल एट ओड्स एंड एंड्स या फिर एट डेगर्स ड्रॉन विद द एजुकेशन मिनिस्टर ओवर द चेंजेस इन द सिलेबस। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या होगा आपका? एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन मतलब जब हम किसी से पक्की दुश्मनी मूल ले लेते हैं, जब हम अपोज करते हैं, जब हम किसी से प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करते हैं। सो वी आर स्टिल एट डेगर्स ड्रॉन विद द एजुकेशन मिनिस्टर ओवर द चेंजेस इन द सिलेबस चेंजेस की वजह से हम अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर के ऑपोजिट में खड़े हैं, उनको अभी भी वार्न कर रहे हैं, या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारा चल रहा है जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांडिंग फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड और फ्रेज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको सही वर्ड और फ्रेज का चूज करना है यहाँ पे। So it took the bomb squad many hours to defuse the time bomb lying in the marketplace. तो एक marketplace है जहाँ पे time bomb रखा हुआ है और जो bomb squad है उनको उस bomb को diffuse करना है। तो कौन सा सही word है? diffuse और diffuse?
आंसर आपको ही देना है। डिफ्यूज इज द राइट आंसर, डिफ्यूज इज द राइट आंसर। बहुत ईजी है, कोशिश करोगे यू कैन गिव इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, हर रेजिलियंस एंड स्पिरिट हैज ऑलवेज शॉन हर मेटल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। सो उसका रेजिलियंस इज समथिंग लाइक जब हम बहुत ब्रेव हार्टेडली किसी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं और उस डिफिकल्टी को पार कर जाते हैं विद वेरी ईज, स्मूथनेस। सो उसका जो रेजिलियंस है और स्पिरिट है एज ऑलवेज शॉन हर मेटल, और मेटल यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे, मेटल इज बेसिकली कॉम्पोनेंट, ठीक है, एंड मेटल का मतलब होता है द सेम, जस्ट ऑल सिनोनिम विद द वर्ड रेजिलियंस। फुल स्पिरिट के साथ, करेज के साथ किसी भी चीज को फेस करना, चैलेंज को फेस करना। सो मेटल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। वर्ड को रिकॉग्नाइज करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आपको आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन easily cover this exam paper. Next question is, write a one word substitute for the following expressions. आपको one word में आंसर देना है सेंटेंस का। The first is, a person who is primarily concerned with making money at the expense of ethics. जो पर्सन अपने एथिक्स को बेचकर सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, सिर्फ मनी ओरिएंटेड होता है, उस पर्सन के लिए प्रॉपर वर्ड क्या यूज हो सकता है? द पर्सन हु इज मनी ओरिएंटेड, द पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट मनी, द पर्सन हु इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द मेकिंग मनी एट द कॉस्ट और एट द एक्सपेंस ऑफ हिज एथिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा इसके लिए वन वर्ड, मर्सनरी। जी हाँ, MERCENARY is the correct answer or the one word for this sentence. Next is, a critical judge of any art or craft. एक art और craft का critical judge को हम क्या बोलेंगे? Connoisseur. Connoisseur, CONNOISSEUR. So connoisseur is the one word for the sentence, a critical judge of any art or craft. किसी भी art और craft के critical judge को connoisseur बोला जाता है। Alright, here you have a passage. यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज है जिसको आपको सही से रीड करना है, क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन का कोर रेलेवेंस आपको यहाँ पे सेटल करना है और उसके बाद में आंसर देना है इन योर स्मार्ट वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पैसेज को रीड करें तो लेट्स बिगिन विद द पैसेज। सो कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। सभी आर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो इजी आर्ट है टू teach is the conversation. So all you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. So एक better conversationalist कौन होता है? जिसमें आप अपने listeners का interest arise कर सको, जिसमें आपको खुद को भी interest आए. So there are, for example, numberless hobbies to talk about, but the important thing is that you must talk about the other fellow's hobby rather than your own. ठीक है, तो सबसे बेटर कॉन्वर्सेशन का टॉपिक क्या हो सकता है? किसी हॉबी के बारे में बात करना। हॉबी ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आप अपनी हॉबी के बारे में बात कर रहे हो, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो, नहीं, आपको अपने लिसनर की हॉबीज़ के बारे में बात करनी है। एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर ओन हॉबी टू। सो देयरइन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी। इस तरीके से आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हो। एग्जैक्टली एक बेटर कम्युनिकेटर, एक बेटर स्पीकर वही होता है जो अपने लिसनर्स की बात को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ बोले। सो टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट दैम एंड यू विल मेक योर रेपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप। तो आपको सबसे पहले अपने लिसनर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंगली आपको बात करनी है। इससे आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, आपका रेप्यूटेशन एज अ गुड स्पीकर भी बढ़ेगा। सो चार्मिंग विट एंड ब्रिलियंट माइंड, देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल मोर देन योर इंटरेस्ट एंड देयर इंटरेस्ट। जब आप अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे तो लोग आपको ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। सिर्फ अपने बारे में बोलते जाओगे तो कोई आपको सुनना पसंद नहीं करेगा। So it is as important to know what subject to avoid as what subjects to select for good conversation. If you don't want to be set down as a wet blanket or a bore,
बी केयरफुल टू अवॉइड अनप्लेजेंट टॉपिक्स, अनप्लेजेंट टॉपिक्स को हमेशा हमें अवॉइड करना है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कम से कम बात करनी है, अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो, अगर आपसे पूछा जाए देन ओनली यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ। सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉब्लम्स नॉट इन योर्स, ठीक है। And sickness and death bore everybody. These two topics bore everybody. So the only one who willingly listens to such talk is a doctor, but he gets paid for it. तो अगर कोई सिकनेस या डेथ के बारे में आपकी बात सुन रहा है तो वो डॉक्टर होता है और डॉक्टर उस चीज का पेमेंट लेता है। To be a good conversationalist, you must know not only what to say, but how to say it. तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि हमें क्या कहना है, किस तरीके से कहना है, वो भी आपको आना चाहिए। सो बी सिविल एंड मॉडेस्ट, डोंट एवर एम्फसिस योर ओन हैप्पीनेस, बी मेंटली क्विक एंड विटी, बट डोंट हर्ट अदर्स बाय योर ओन विट, अपने विट से किसी और को हर्ट नहीं करना है आपको। फाइनली ट्राई टू अवॉइड मैनरिज्म इन योर कॉन्वर्सेशन, मैनरिज्म को अवॉइड करना है। मैनरिज्म, डोंट बाइट योर लिप्स, लिप्स बाइट ना करें, अपनी टंग को बार बार क्लिक ना करें, अपनी आईज को रोल ना करें, एक्सेसिवली अपने हैंड्स को यूज़ नहीं करना है वाइल यू स्पीक, क्योंकि इस तरीके के जेस्चर्स आप यूज़ करते हो वाइल कॉन्वर्सेशन तो ये आपकी कॉन्वर्सेशन को डिट्रैक्ट करते हैं। तो कम से कम आपको जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो कम से कम आपको करनी है वाइल यू आर इन कॉन्वर्सेशन विद द पीपल अराउंड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, What subjects of conversation make one popular? एक पर्सन को एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट कौन से टॉपिक्स बनाते हैं, आपको क्या सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप पैराग्राफ स्टडी करी है आपने, दैन यू वुड गेट टू नो दैट व्हाट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन मेक वन पॉपुलर, किस तरीके के सब्जेक्ट्स जो दूसरे की हॉबीज़ के बारे में, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में हो, दूसरों को जानने से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स अगर आप ऑप्ट करते हो फॉर योर कॉन्वर्सेशन तो ये आपको पॉपुलर बनाते हैं, आपके रेपुटेशन को हाई करते हैं। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट टॉपिक्स मस्ट वन अवॉइड इन अ गुड कॉन्वर्सेशन, एक गुड कॉन्वर्सेशन के लिए क्या टॉपिक्स अवॉइड करनी चाहिए, अबाउट डेथ, सिकनेस, अबाउट योर ओन सेल्फ ओनली, ठीक है। सो डोंट एवर ट्राई टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपना खुद का ट्रम्पेट बजाना नहीं है किसी भी कॉन्वर्सेशन में, वो आपकी रेपुटेशन को डाउन करता है। What are the two things a good conversationalist must know? कौन सी दो चीज़ें जो good conversationalist को जाननी चाहिए about the other's interest, about the other persons, about the persons, about the listeners you should know. How to say it, what to say it. You should know about this. So how should a good conversationalist treat other? किस तरीके से treat करना चाहिए? With kindness, with courteousness, with politeness. So find the word or word phrase in the passage that have the same meaning as the following. So a person who discourages enjoyment. A person who discourages enjoyment के लिए कौन सा word या words use किए गए थे? तो आपको याद हो तो wet blanket और bore word use किया गया था for this particular thing, that a person who discourages enjoyment is all like a wet blanket or bore. नेक्स्ट क्वेश्चन विच में अट्रैक्ट योर अटेंशन मोर, तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हिंदी सेंटेंसेस है, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको वर्ड समझ में आते हैं तो आप एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, वन योर वोकैबुलरी टेस्ट एंड दी अनदर योर टेंस टेस्ट, ठीक है। टेंस आने ज़रूरी होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आना ज़रूरी होता है, वोकैबुलरीज, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरीज, सूटेबल वोकैबुलरीज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है हिंदी में, दैट इज़ हल्दी में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। तो सबसे पहला हल्दी को क्या बोलते हैं, टर्मरिक। दूसरा औषधीय गुण, औषधीय इज मेडिसिनल और गुण प्रॉपर्टीज। तो ये सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, टर्मरिक कंटेन्स मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, कि टर्मरिक में बहुत से औषधीय गुण होते हैं। टर्मरिक कंटेन्स मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर देयर इन टर्मरिक, ठीक है। तो सेंटेंस अप टू यू, प्रॉपर फॉर्म में आपको इसको लिखना है।
नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब समय आ गया है कि अज्ञानता और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दें। तो इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए अज्ञानता और निरक्षरता को क्या बोलते हैं। अज्ञानता इज ऑल ignorance and niraksharta is illiteracy. So now is the time to uproot ignorance and illiteracy. Now is the time to uproot ignorance and illiteracy. This is the right form of this sentence. Next is, क्या सितार बजाने में आपको आनंद आता है? तो इसको कैसे लिखोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सो इसको कैसे लिखोगे? डू यू एंजॉय प्लेइंग द सितार? यस, डू यू एंजॉय प्लेइंग द सितार इज द राइट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। भारतीय उपमहाद्वीप अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों का जनक है। जनक इज फादर, उपमहाद्वीप इज सबकॉन्टिनेंट, सभ्यताओं सिविलाइजेशन, संस्कृतियों कल्चर्स। ठीक है, सो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द फादर ऑफ मेनी सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द फादर ऑफ many civilizations and culture is the translation of this sentence. Next one is, राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। So निष्कासित का मतलब क्या होता है? एक्सपेल करना, बाहर निकालना। So यहाँ पे क्या आएगा? The king expelled prisoner from his kingdom. The king expelled prisoner from his kingdom. तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हो। वोकैबुलरीज आनी चाहिए आपको, टेंस का पता होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्म का आपको पता होना चाहिए, फिर इजीली आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। वो जब अपन स्टडी करेंगे थ्रू आउट तो आपको हर एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? मेक अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और उसको प्रिसाइसली आपको लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसका 1/3 फॉर्म में लिखना है, आपको समराइज करना है इन वेरी फ्यू वर्ड्स। तो आपका पैराग्राफ में पढ़ के बता देती हूँ, समराइज आपको खुद करना है। सो इट इज़ नेवर ईजी टू सी वाई वन हॉबी शुड बी मोर पॉपुलर देन अनदर. As the older writer said, there is no disputing about taste. One of the most mysterious illustrations of this saying is surely to be found in the love of maps. Mankind may be roughly divided into those who find a fascinating world within the covers of an atlas and those to whom an atlas is no more than a book of reference. What is it that decides to which category a particular person may belong? It is not, for example, a matter of travel. There are those whose work or recreation has sent them journeying around the world from one exciting country to another, but who seldom consult a map unless forced to do so by the sheer necessity of discovering how to get most quickly from one place to another. On the other hand, there are those who have never traveled outside their own immediate neighborhood and yet find great amusement in studying maps of all kinds. Perhaps it is mainly a matter of imagination. The genuine map lover, merely by looking at his maps, is transported beyond the walls of his room. If his map is of some familiar territory, he is in his imagination is admiring this view. If it is some distant unvisited land, he is peopling it with creatures he has read about or admiring the charming scenery. Whatever tricks his imagination is up to, it is the map which has set him dreaming. It has furnished him with means of recreation and delight. So throughout the writer is all talking about hobbies or about the imagination, about the map, that what is the difference between those people
एक जो कि थ्रू आउट कंट्री फिजिकली रोम करते हैं, घूम के आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एंड द अनदर वन हु सिट्स एट अ प्लेस, एक जगह बैठते हैं, लुक्स इनटू द मैप में देखते हैं और अपनी इमेजिनेशन में रिक्रिएट करते हैं सारी चीज़ों को। तो इस पैसेज को आपको शॉर्टली समराइज करना है, ठीक है। समराइज करने के क्या टर्म्स होते हैं, दैट आई विल डेफिनेटली लेट यू ऑल नो। नेक्स्ट 30 सेकेंड आपका क्वेश्चन जो है दैट इज राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड। तो आपको एक पैराग्राफ चूज करना है, चाहे आप द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया करो, द इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर, ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनालिटी। तो इन तीनों टॉपिक्स में से आप जो भी चूज करो, फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द टॉपिक, यू मस्ट नो अबाउट द बैकग्राउंड, अबाउट द सेटिंग्स, अबाउट द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू चूज फॉर द पैराग्राफ। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्टरी, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन में आपको इस पूरे पैराग्राफ को कंसिस्ट करना है विद इन 200 वर्ड्स। पैराग्राफ राइटिंग में आपको बताऊंगी हर एक चीज़, आई डिटेल यू आउट। ये लास्ट अपना एग्जाम पेपर है टुडे 2018 का। पहले 2 पेपर्स ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब जब भी अपन आगे फर्दर सिलेबस को कैरी ऑन करेंगे तो आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे इजीली। हम सिलेबस के साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा हम इस चीज़ को दोबारा रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इज एलैबोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स। आपको यहाँ पे थीम्स चूज करनी है और उसको 150 वर्ड्स में एलैबोरेट करना है। सो यहाँ पे थीम्स क्या है, थीम्स को जानने के लिए आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, उसके ट्रांसलेशंस आपको पता होने चाहिए। सो योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपके एनिमीज आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनके लूज पॉइंट्स होते हैं, वो सारे हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, कि सारी चीज़ें सही हो जाती है, अगर एंड सही हो जाता है तो सब सही हो जाता है। तो ये किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं हम, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस डिले हो रहा है विच मीन्स जस्टिस इज जस्ट डिनाइड। तो ये किस वे में हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यू मस्ट पीपल नो। ओके तो यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके फर्दर जो 2 ऑप्शंस हैं, एक है लेटर राइटिंग से रिलेटेड, एक है रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। अगर आपको फॉर्मेट पता है और आपको प्रॉपर वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस आते हैं तो आप इजीली इस चीज़ को कन्वे कर सकते हो। सो राइट अ लेटर टू द जर्नल मैनेजर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, दिल्ली, डिस्क्राइबिंग द डिस्कम्फर्ट्स यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ रीसेंट जर्नी। तो जर्नी के ड्यूरेशन में जो भी आपको डिफ़िकल्टीज आई टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न, टूवर्ड्स दिल्ली, तो आपको वहाँ के जर्नल मैनेजर को एक लेटर लिखना है, ठीक है। एंड द अनदर ऑप्शन यू हैव हियर इज राइट अ रिपोर्ट ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पब्लिक जूज इन राजस्थान, कि जो पब्लिक जूज है राजस्थान में उनमें क्या क्या पैथेटिक कंडीशन है, उसको लेके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट और लेटर कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो दीज आर इनफ फॉर टुडे। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अपेयर हुए थे आपके 2018 मेंस के एग्जाम में, RPSC RAS मेंस ऑफ जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन पेपर्स अभी तीनों हो चुके हैं 2013, 16 एंड 18। अब इसके बाद में अपना जो सिलेबस है वो कैरी ऑन रहेगा। आपको वीडियोस को रेगुलरली देखना है, कंटिन्यूसली आपको चैनल को फॉलो करते रहना है ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। हो सकता है आपके मेंस के जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ही कंडक्ट हो जाएं इन फ़ैब और मार्च। तब तक मैं कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस पूरा कंप्राइज कर दूँ और पूरा कंप्लीट कर दूँ, आपको नोट्स भी लास्ट में अवेल करा दूँ। तो आप अगर वीडियोस के साथ साथ चलेंगे, अगर चैनल के साथ साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी व्हाइल यू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम ऑफ जनरल इंग्लिश, ठीक है। बाकी रेस्ट रिमेनिंग भी आपके लेक्चर्स चल ही रहे हैं। So thank you so much and stay continue with Gargi classes.